कल आपको मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश किरण के लिए वो बता दिया था, है ना, ऊर्ध्व ध्रुवित और क्षैतिज ध्रुवित। ठीक है, अब लिख लीजिए अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अध्रुवित प्रकाश जो अपना सामान्य प्रकाश होता है वो हमेशा अध्रुवित ही होता है, क्योंकि उसमें जो कंपन तल होते हैं वो, जैसे मान लीजिए आपका प्रकाश जो है इस दिशा में संचरित हो रहा है, जेड दिशा में। ठीक है, तो जेड दिशा में संचरित होता है तो जेड के लंबवत तल यानी कि एक्स वाई तल। तो जैसे एक्स आपका यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्स वाई तल में कोई भी प्लेन ले लीजिए जैसे इस तरीके से, इस एक्स वाई तल में क्या होगा, कंपन होंगे ई वेक्टर के, एक्स तल में भी होगा और वाई तल में भी। तो ये प्रकाश कहलाता है आपका अध्रुवित प्रकाश, जिसमें ई वेक्टर के कंपन सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से होते हैं। ठीक है, तो लिख लो सामान्य प्रकाश सदैव अध्रुवित प्रकाश होता है, सदैव अध्रुवित प्रकाश होता है, जिसमें ई वेक्टर के ई वेक्टर के कंपन सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से होते हैं। एक समान रूप से होते हैं। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश को आप कैसे बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से, ये आपका कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश ई वेक्टर कहाँ होगा, सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से होगा। ई वेक्टर के कंपन दल कहाँ होंगे, सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से। तो ये क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो अब इस अध्रुवित प्रकाश को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊर्ध्व कंपन जो होते हैं, जिसमें ऊर्ध्व कंपन भी हैं और क्षैतिज कंपन भी हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जैसे संचरण की दिशा है जेड, तो इसमें कंपन कहाँ हो रहे हैं, एक्स अक्ष के अलॉन्ग भी हैं और जेड अक्ष में। ये पॉइंट जो बनाया है इसका मतलब जेड अक्ष में भी है। ठीक है, तो कंपन एक्स अक्ष की दिशा में भी है और वाई अक्ष पर भी है। तो कंपन यदि एक्स और वाई दोनों में है, सभी संभव दिशाओं में है, तो वो क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, अध्रुवित प्रकाश को क्षैतिज ध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश को क्षैतिज ध्रुवित व ऊर्ध्व ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश का संयोजन होता है। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, ई वेक्टर के कंपन सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से होते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कि इसमें क्षैतिज ध्रुवित भी होंगे और ऊर्ध्व ध्रुवित भी होंगे। तो अध्रुवित प्रकाश क्षैतिज ध्रुवित व ऊर्ध्व ध्रुवित प्रकाश का संयोजन होता है, ऐसा लिख सकते हैं।
अब उसके बाद है वृत्त ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित क्या होता है? समतल ध्रुवित, देखो अध्रुवित प्रकाश तो ऐसा है कि इसमें क्या होंगे, कंपन सभी संभव दिशाओं में होंगे, जो संचरण की दिशा है उसके लंबवत x में भी और y में भी होंगे। अब समतल ध्रुवित क्या होता है, यदि इसमें से इसके जो तल के लंबवत y अक्ष पर है जो कंपन, उनको हटा करके सिर्फ क्या हो, x अक्ष पर हो, तो ये क्या कहलाएगा, समतल ध्रुवित। ठीक है, या फिर सिर्फ कहाँ हो, y अक्ष पर, तो ये भी क्या होगा, दोनों ही समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, क्षैतिज ध्रुवित और ऊर्ध्व ध्रुवित का संयोजन मान सकते हैं। अब इनमें से हम अभी पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा हुआ है वैसे पोलरॉइड में जब अध्रुवित प्रकाश को आप आपतित कराते हैं तो उसमें से ये वाला जो होता है वो अवशोषित हो जाता है, एक ही भाग हमें बाहर मिलता है, वो कैसा होता है, समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, अभी उसको आगे पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि अध्रुवित प्रकाश में कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं, और जो समतल ध्रुवित होता है उसमें केवल एक ही प्लेन में होंगे, या तो x में या y में, तो इसी को बोलते हैं आप समतल ध्रुवित प्रकाश, और ये है अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो अब वृत्त ध्रुवित प्रकाश नोट कर लिया नहीं? अब इसी से वृत्त ध्रुवित और दीर्घवृत्त ध्रुवित पढ़ेंगे। वृत्त ध्रुवित प्रकाश, देखो कल आपको जो मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए समीकरण लिखवाई थी वो कितनी आई थी, E वेक्टर इक्वल्स टू E01 x कैप, E01 y कैप, e टू दी पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, ये लिखाई थी। ठीक है, ये समतल ध्रुवित के लिए है जब आपने E0 का घटक एक x में लिया है और एक y में लिया था, और इनमें कला कोण कितना था, अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 माना था। तो यहाँ पर भी e टू दी पावर आयोटा अल्फा 1 और यहाँ पर भी e टू दी पावर आयोटा अल्फा 1, दोनों में से कॉमन लेके यहाँ लिख दिया था आपने, ऐसे ही किया था ना। अब क्या करना है, वृत्त ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जब E0 के घटक x व y अक्षों के अनुदिश क्या है, E01 व E02। ठीक है, x व y अक्षों के अनुदिश घटक E01 व E02 के मान वास्तविक व बराबर हो तथा इनके संगत कला कोणों में अंतर कितना हो, π/2 हो। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि E0, पहले समतल ध्रुवित में क्या पढ़ा था कि कला कोण दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कलांतर जो है, दोनों का जो अंतर है वो कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, कलांतर कितना होता है दोनों घटकों में, π/2 का होता है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, अल्फा 2 किसके बराबर होगा, अल्फा 1 प्लस माइनस π/2 के। साथ में यहाँ पर आयाम दोनों बराबर नहीं है, E01 और E02 अलग अलग आयाम थे, वृत्त ध्रुवित में आयाम क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन है, दोनों के घटकों के आयाम बराबर होंगे, साथ में कला कोणों का अंतर π/2 होगा। ठीक है, तो अब इसी से मॉडिफाई करके इस वाली समीकरण से कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर कितना आ जाएगा, ई वेक्टर को आपको क्या लिखना है, E01 को E02 के बराबर, और बराबर मैंने कितना मान लिया है, E0, तो E0 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, सुन लो एक बार बाद में लिख लेना, E01 E02 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E0। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, x कैप e टू दी पावर आयोटा अल्फा 1 आता है, प्लस y कैप e टू दी पावर आयोटा अल्फा 2 आता है। अल्फा 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, अल्फा 1 प्लस माइनस π/2। तो एक स्टेप और बढ़ाऊं या फिर समझ जाएंगे, यहाँ पर e टू दी पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी। ठीक है,
तो ई वेक्टर कितना आ जाएगा, E0 x कैप e टू दी पावर आयोटा अल्फा 1 y कैप, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, e टू दी पावर आयोटा अल्फा 2 कितना है, अल्फा 1 प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है, और e टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी e टू दी पावर आयोटा अल्फा 1 e टू दी पावर आयोटा अल्फा 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, e टू दी पावर प्लस माइनस पाई बाई 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, E0 x कैप e टू दी पावर आयोटा अल्फा 1 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस y कैप, यहाँ पर बचेगा e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2, e टू दी पावर आयोटा अल्फा 1 यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, e टू दी पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2 ही तो बचेगा, ठीक है। अब जो e टू दी पावर आयोटा अल्फा 1 कॉमन लिया है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर e की घात गुणा में होती है तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, कितना आएगा, e टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, ठीक है। अब देखो e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 को क्या लिखते हैं, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, प्लस माइनस है तो यहाँ पर एक बार प्लस लिखेंगे तो प्लस का आएगा, माइनस होगा तो माइनस का आएगा, तो देखो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है, ठीक है, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू सॉरी हाँ, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा E0 x कैप प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा e टू दी पावर, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा क्या, 0 प्लस माइनस आयोटा ही तो बचेगा, और उसको खाली प्लस माइनस आयोटा लिख सकते हैं, e टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। अब कर लो नोट। अब यहाँ पर देखो इसके x और y अक्षों के अंदिश जो घटक है, ई वेक्टर क्या है, किसके बराबर होगा, x अक्ष के अंदिश घटक है और y अक्ष के अंदिश, तो ex और ey इसको वियोजित करके लिख सकते हैं, तो इसके वास्तविक मान लिखेंगे x और y अक्षों के अंदिश। इसको समीकरण 1 से x व y अक्षों के अनुदिश वास्तविक घटक, तो पहले ex लिख रहे हैं, ठीक है, तो ex कितना आएगा, यहाँ से देखो e टू दी पावर आपने लिखा है आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos प्लस आयोटा e टू दी पावर आयोटा x क्या होता है, cos x प्लस आयोटा sin x, यही तो होता है, e टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, देखो इसको यहाँ पर बना देते हैं, x कैप प्लस आयोटा y कैप, यहाँ पर आएगा cos के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस आयोटा साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, ठीक है। तो अब x का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x कैप का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो वास्तविक मान कब मिलेगा आपको, जब आप cos से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ आप x कैप का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा वाला पार्ट आएगा ना,
इसीलिए एक्स कैप का वास्तविक मान चाहिए, यहाँ पर E0 हो रहा है आगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स घटक लेंगे तो एक्स कैप का गुणांक ही तो लेंगे, E0 cos kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, E0 cos kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, एक्स अक्ष के अनुदिश वास्तविक घटक का मान हो गया। अब वाई अक्ष के अनुदिश लेंगे तो कितना आएगा, देखो वाई अक्ष के अनुदिश इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा वाला पार्ट आएगा, आयोटा वाई का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आयोटा कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, लेकिन आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, वास्तविक मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे E0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, ठीक है। एक्स और वाई अक्षों के अनुदिश वास्तविक घटक ये आ जाएंगे। अब आपको दिख रहा है दोनों में कितने का अंतर है, कलांतर दिख रहा है, ये साइन है और ये कॉस है, दोनों में अंतर कितना हो गया, कलांतर π/2 का ही तो हो गया। अब आयाम क्या है, दोनों के बराबर है, आयाम बराबर है और कलांतर कितने का है, π/2 का है, ठीक है। तो इससे ही हमें क्या मिलती है, वृत्त ध्रुवित प्रकाश। तो इसमें एक लाइन लिख लो, चूंकि आयाम समान व कलांतर π/2 है, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र सदिश आयाम E0 के साथ, विद्युत क्षेत्र सदिश आयाम E0 के साथ नियत कोणीय वेग से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, यानी कि XY तल में घूर्णन करता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र सदिश आयाम क्या है, एक्स अक्ष में भी आपका आयाम E0 है, वाई अक्ष में भी आयाम E0 है, और कलांतर कितना है उनमें, π/2 का है। नियत कोणीय वेग से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, यानी कि XY तल में घूर्णन करता है। देखो अब इन दोनों समीकरणों को आप ऐड करें, वर्ग करके जोड़ें, समीकरण 2 के दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो वृत्त की समीकरण आनी चाहिए, ठीक है। वृत्त की ही समीकरण आएगी। जैसे आप LHS में बात करें तो EX² प्लस EY² आएगा, वर्ग करके जोड़ेंगे EX² प्लस EY², और इधर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, E0² cos² प्लस E0² sin²। तो E0² दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। समीकरण 2 के दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ा है, ठीक है। तो EX² प्लस EY² LHS में आ जाएगा, RHS में क्या आएगा, E0² ब्रैकेट में cos² थीटा प्लस sin² थीटा, वो कितना हो जाएगा, 1, जो कि वृत्त की समीकरण है। वृत्त की समीकरण यही तो होती है, x² प्लस y² इज टू c, यही होती है ना वृत्त की समीकरण। c मतलब कांस्टेंट, यहाँ पर भी E0 क्या है, आयाम जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप ग्राफीय रूप में निरूपण करेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब हो गया कि जैसे तरंग संचरण की दिशा ये है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन किस तरीके से होंगे, इस तरीके से। ये आयाम है E0 x अक्ष में, और y अक्ष में भी आयाम कितना है, E0 ही है। तो वृत्त बनेगा ना, जब x अक्ष में भी E0 है आयाम, y में भी कितना है, E0। तो आपको पता है त्रिज्या क्या हो गई, कांस्टेंट, ये हो गया।
ये त्रिज्या होती है ना, यहाँ पर कांस्टेंट त्रिज्या ही तो होती है, तो E0 क्या हो जाएगा इसकी त्रिज्या। अब देखो वृत्त ध्रुवित हो या दीर्घवृत्त ध्रुवित हो, तो दीर्घवृत्त ध्रुवित होगा तो बताइए आयाम समान होना चाहिए कि नहीं। जब आप दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश निकालेंगे तो दीर्घवृत्त तो इस तरीके से बनता है, ठीक है, इसी तरीके से बनता है, ये एक्स अक्ष में होगा आयाम और ये वाई अक्ष में, तो दीर्घवृत्त में आयाम समान होंगे कि नहीं, नहीं हो सकते ना। वृत्त में समान हो सकते हैं लेकिन दीर्घवृत्त में नहीं होंगे। तो दीर्घवृत्त की कंडीशन यही है कि जब आयाम समान ना हो परंतु कलांतर π/2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको मिटा दूं, अब लिखो दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश। दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश, इसमें लिखेंगे जब विद्युत क्षेत्र सदिश E0 के घटक के आयाम के घटक आयाम E0 के घटक समान ना हो, ठीक है। तो घटक कहाँ होते हैं, एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में, और E01 और E02 आपने माने थे एक्स अक्ष में E01 और वाई अक्ष में E02, और वो घटक क्या है आपके आयाम के समान ना हो, ठीक है। E01 नॉट इक्वल टू E02 तथा कला कोणों का अंतर α2 माइनस α1 कितना होना चाहिए, π/2 ही हो, ठीक है। तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, समतल ध्रुवित प्रकाश की समीकरण से कितनी होती है, E0 1 x कैप प्लस E02 y कैप e टू दी पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1, ये होती है। यहाँ पर भी अब आयाम तो समान नहीं है, तो आप इन दोनों को, जैसे अभी वृत्त ध्रुवित में क्या किया था, दोनों में से E01 E02 को हमने E0 मान लिया था, E0 को कॉमन निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों समान नहीं है, ठीक है। पर कलांतर कितना है, इसका तो e टू दी पावर आयोटा α1 ही है, इसका कितना है e टू दी पावर आयोटा α2 कितना होगा, α2 कितना हो जाएगा π/2 प्लस α1, तो यहाँ पर भी e टू दी पावर आयोटा α1, यहाँ पर भी e टू दी पावर आयोटा α1, वो तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा e टू दी पावर π/2 तो बचेगा ना। दोबारा लिखूं एक स्टेप और, ऐसे लिख लो, चलो x कैप E02 e टू दी पावर आयोटा α1 प्लस π/2 y कैप e टू दी पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब E वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E01 e टू दी पावर आयोटा α1 कॉमन ले लो दोनों में से, x कैप यहाँ पर e टू दी पावर आयोटा α1 कॉमन चला जाएगा, e टू दी पावर आयोटा π/2 ही बचेगा, ठीक है। y कैप यहाँ पर e टू दी पावर आयोटा α1 e टू दी पावर आयोटा α1 दोनों में से कॉमन यहाँ ऐड कर दो, e टू दी पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1, ठीक है। तो ये हो जाएगा E वेक्टर, इसको लिखेंगे cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, तो यहाँ पर आयोट cos π/2 तो 1 हो जाएगा,
अरे ई टू दी पावर आयोटा एक्स को ऐसे तो बोलते हैं cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, cos पाई बाई टू की 0, तो आयोटा साइन पाई बाई टू, तो आयोटा इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा E0 टू वाई कैप ई टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। अब वही वास्तविक व घटकों के रूप में लिखने पर घटकों के वास्तविक मान, तो घटकों के एक्स व वाई अक्षों के अनुदिश घटकों के वास्तविक मान क्या हो जाएंगे, ई एक्स कितना हो जाएगा, E0 1, जो पहले था ना अभी वर्तुवित में था, सेम लगभग वैसी ही समीकरण आ रही है, अंतर सिर्फ इतना था वहां पर दोनों आयाम समान थे। ठीक है, दीर्घवृत्त में दोनों आयाम x और y अक्षों के अनुदिश समान नहीं होंगे। तो E0 1 कितना आया था, cos आया था, cos kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, और E y कितना आ जाएगा, E0 2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। ठीक है, अब इनका वर्ग करके जोड़ो आप तो कितना आता है, तो दीर्घवृत्त की अभी तो समीकरण बनी थी वृत्त की, अब दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो दीर्घवृत्त की समीकरण बनेगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई एक्स स्क्वायर अपॉन E0 1 स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन E0 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यह क्या है, दीर्घवृत्त समीकरण है। देखो दीर्घवृत्त की समीकरण ऐसे ही तो लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसको बनाते कैसे हैं कि जैसे आपका एक्स अक्ष ये है, ठीक है, एक्स ये है और ये वाई है, तो आप कैसे बनाते हैं कि एक्स अक्ष पर कितना होगा ए और वाई पर बी, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ये डिस्टेंस क्या होती है एक्स अक्ष पर ए और वाई अक्ष पर ये बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी क्या है, E0 1 और E0 2, तो ए पर एक्स अक्ष पर कितना होगा आयाम E0 1 और वाई अक्ष पर कितना होगा E0 2। ठीक है, तो घटकों के आयाम जो है दीर्घवृत्त में अलग अलग होंगे, जो वृत्त में क्या होते हैं, समान होते हैं। सीधी सी बात है कि वृत्त में वैसे भी त्रिज्या क्या होती है, समान होती है ना, चारों तरफ या एक्स में ले या वाई में ले। ठीक है, तो वृत्त में क्या होंगे, आयाम समान होंगे, दीर्घवृत्त में एक्स अक्ष पे अलग होगा, वाई अक्ष पे अलग होगा। अच्छा, अब रिजॉइन करो।